आटम को तोड़ा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ा जा सकता है? क्या प्रोटॉन को तोड़ा जा सकता है? क्या न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है? तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल एपरेटस बनाया गया जिसका नाम है हैड्रॉन कोलाइडर, जो यहाँ पर मैंने साइड में शो कर रखा है। ये जो हैड्रॉन कोलाइडर है ये दुनिया की लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल टनल है। इसका रेडियस अराउंड 27 किलोमीटर्स है। इसमें इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट मूव करवाया जाता है और इनको कोलाइड करवाया जाता है। जब ये कोलाइड करते हैं तो इसको स्टडी किया जाता है। जब हमने इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करवाया तो पता चला इलेक्ट्रॉन ये अनब्रेकेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब प्रोटॉन को एंड न्यूट्रॉन को तोड़ा तो ये टूट गए। These got broke into further smaller parts। further smaller parts है, इनका नाम रखा हमने क्वार्क। तो नोट्स में यही शो कर रखा है। देखो नोट्स अगर आप देखेंगे कि recent studies have shown that proton and neutron can be further split into smaller particles। उन smaller particles का हमने नाम क्या रखा? हमने उसका नाम रखा क्वार्क। और ये बहुत सारे तरीके के मिले, 6 तरीके के ये मेजर नाम हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने इसके 6 नेम्स लिखे हुए हैं। हर अलग अलग क्वार्क के साथ एसोसिएटेड कुछ अलग अलग चार्ज है और हर क्वार्क की अपनी कुछ एनर्जी है। बेटा छोटे पार्टिकल्स को हम एनर्जी के टर्म्स में भी स्टडी करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ऐड करूँगा, कंफ्यूज नहीं होना है, चुपचाप ध्यान से सुनना है। आइंस्टीन का एक फेमस फॉर्मूला है E=mc², मतलब कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जब भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसका मास की जगह हम उसकी एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ EV, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। वैसे तो किसी भी पार्टिकल की एनर्जी हम पहले जूल में कैलकुलेट करते थे, लेकिन वो बड़े पार्टिकल होते थे। छोटे पार्टिकल्स की एनर्जी हम जूल में नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उनके लिए हमने एक छोटा यूनिट यूज़ किया है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी छोटे पार्टिकल की एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में करेंगे। चलो जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि सबकी एनर्जी अलग अलग है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, हमें ये सब चीज़ याद नहीं करनी है। मतलब ये जो भी ये टेबल है ये आपकी नॉलेज के लिए है कि पार्टिकल टूटते हैं। जब प्रोटॉन टूटता है, न्यूट्रॉन टूटता है, तो वो 6 तरीके के इस टाइप के क्वार्क्स बनाता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। एक तो प्रोटॉन की कंपोजिशन, कि प्रोटॉन किन से मिलकर बना है। दूसरा न्यूट्रॉन की कंपोजिशन। अब यहाँ पर तुम लोगों को क्रैम करने के लिए आई टेल यू ए वे जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पर ये 6 नेम्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं। एक है अप, दूसरा है डाउन, तीसरा है स्ट्रेंज, फिर है चार्म,
बॉटम अप। अब आप बोलोगे 2 बार अप आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है और दूसरा लास्ट 6th में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो इन सब की एनर्जी भी अलग अलग है। ये कर्सर देखो मेरा इधर जा रहा है, यहाँ पर देखो, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। तो ये पार्टिकल को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इनकी एनर्जी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ, जैसे एक ही क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं ना, एक ही नाम के, लेकिन उनके सरनेम से अलग अलग हो सकते हैं। सार्थक गोयल, सार्थक सिंह, हाँ, सरनेम से अलग अलग होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखो। हाँ जी, तो अब हम यही बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें ये एनर्जीज नहीं याद करनी है, हमें इसके चार्जेस के बारे में कुछ समझना है। वेरी बेसिक, जितने भी पॉजिटिव नेम हैं, अब सुन के क्या लगता है, अप एक पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं? जब बोलेंगे अप का मतलब आप पॉजिटिव मानोगे या नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव है। जो भी पॉजिटिव है उस पर चार्ज प्लस 2e/3 होगा। डाउन, ही इज फीलिंग वेरी लो, ही इज फीलिंग वेरी डाउन, लेट डाउन, ये नेगेटिव वर्ड है। तो जो भी नेगेटिव होगा उसमें -e/3 चार्ज होगा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कोई पॉजिटिव वर्ड थोड़ी ना है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें भी चार्ज नेगेटिव ये होगा। चार्म, ही इज़ वेरी चार्मिंग, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें भी +2e/3 होगा। बॉटम, ही इज़ एट बॉटम ऑफ हिज करियर, ये कोई पॉजिटिव चीज़ थोड़ा नहीं, तो नेगेटिव चीज़ है, तो बन जाएगा -e/3 एंड अगेन अप +2e/3। तो ये जो मैंने कहा है, ये कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि हम इन सब के चार्ज को इनके नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने का भी नाम पॉजिटिव है, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखो, ये वाला है, ये देखो, पॉजिटिव नेम, पॉजिटिव चार्ज, अप पॉजिटिव चार्ज। नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये सिर्फ सुनना था, जितना समझ में आया उतना बहुत, इतना ही समझाना है मुझे इसमें कि कोई भी पार्टिकल टूटा, 6 पार्ट्स में टूटा, 6 पार्ट में से इन सब की एनर्जी अलग अलग होती है, इनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। चार्जेस को क्रैम करना है, नाम से उसका पॉजिटिव है सेंस में तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव सेंस बन रही है तो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव में हमेशा +2e/3, नेगेटिव में हमेशा -e/3। अब जो क्वेश्चन बनता है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे, पहले आए हुए हैं क्वेश्चंस ये पहले भी, वो है कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जब टूटता है क्वार्क्स में तो इसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं। तो प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन, प्रोटॉन्स क्वार्क कंपोजिशन मतलब प्रोटॉन किस किस क्वार्क से मिलकर बना है। तो देखो, ये है Q, मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसकी कंपोजिशन होती है UUD। U मतलब अप पे कितना चार्ज होता है? अब पॉजिटिव है, +2e/3, +2e/3। +2e/3। D नेगेटिव है, माइनस। आप इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा +E। यस, प्रोटॉन पे +E चार्ज ही होता है, करेक्ट। ये इसकी क्वार्क कंपोजिशन है, ये है इसकी क्वार्क कंपोजिशन UUD। अब न्यूट्रॉन के देखते हैं। न्यूट्रॉन्स क्वार्क कंपोजिशन, Q मतलब चार्ज, N मतलब न्यूट्रॉन पर चार्ज, इसकी क्वार्क कंपोजिशन है UDD। U मतलब अप, एक अप है, 2 डाउन क्वार्क हैं। अप क्वार्क +2e/3 चार्ज होता है अप क्वार्क पर, 2 डाउन क्वार्क हैं। डाउन क्वार्क पे कितना होता है? -e/3, फिर एक और डाउन क्वार्क है। इन सब को जब ऐड करोगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ये,
तो जब इनको ऐड करा तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, 0। बिल्कुल सही। तो न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज ही होता है। आपको ध्यान रखना है कि U स्टैंड्स फॉर अप क्वार्क। इधर देखो, कर्सर देखो, कर्सर दूसरी तरफ, नोट्स की तरफ देखो आप, एंड D मतलब डाउन क्वार्क। चलो एक क्वेश्चन है कि अगर चार्ज फर्दर टूट जाता है तो क्या क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल होल्ड करेगा? आंसर है यस, करेगा। क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फिर दोबारा से, आपके पास 100 रुपीज़ के नोट्स थे, अब 100 रुपीज़ की जगह 50 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो क्या जो मनी ट्रांसफ़र है, कैश ट्रांसफ़र है, वो अभी भी क्वांटाइज है? आंसर है हाँ। अभी भी आप जो भी करेंसी किसी को हैंड ओवर करोगे वो 50 के मल्टीपल में ही होगी। 1 नोट दोगे, 2 नोट दोगे, 3 नोट दोगे, जो भी जाएगा वो 50 का मल्टीपल ही जाएगा। क्वांटाइजेशन तो अभी भी रही, पहले 100 की थी, अब 50 की है। तो अगर चार्ज ई की टर्म्स में है तो क्वांटाइजेशन ई रहेगी। अगर टूट गया है चार्ज, जैसे 2E/3 बन गया, तो क्वांटाइजेशन छोटी हो गई, लेकिन क्वांटाइजेशन अभी भी है। E/3 हो गई तो क्वांटाइजेशन अभी भी है, इससे छोटा चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते। पता है क्यों नहीं लिखते? क्योंकि क्वार्क्स आर नॉट स्टेबल and do not exist in free state। क्वार्क्स जब भी प्रोटॉन को हिट करता है ना, ये टूटता है थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दोबारा कंबाइन कर जाता है। तो इसीलिए हम क्वार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 7th प्रॉपर्टी पर। 7th प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। किसी भी चीज़ का कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम रहने वाली है। तो चार्जेस के कंजर्वेशन को हम वेरियस फिनोमिनाज में देख सकते हैं। पहला फिनोमिना जो फर्स्ट पार्ट है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, लेट अस सपोज एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है और सामने इसके हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है। अभी इस पे चार्ज 0 है, इस पर भी चार्ज 0 है। इसको मैं मान लेता हूँ ग्लास, इसको बोल देता हूँ सिल्क। तो इनिशियल चार्ज Q इनिशियल कितना है? वो बन जाएगा चार्ज ऑन ग्लास प्लस चार्ज ऑन सिल्क। 0 + 0 मेक्स इट 0। अच्छा, अब अगर ये रब कर दें, मतलब हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें, हम इन दोनों को हम रब करें, तो इसमें से मान लो यहाँ पर कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए ग्लास से सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब बोलेंगे ये जो चार्ज है वो चेंज हो गया, इस पर कितना आ गया? +6E, एंड चार्ज ऑन सिल्क ये चेंज हो गया, कितना आ गया? -6E। तो फाइनल चार्ज कितना होगा? Q फाइनल होगा ग्लास पर चार्ज जो है एंड सिल्क पर जितना चार्ज है उन दोनों का सम, +6E प्लस -6E। अभी भी कितना है? टोटल चार्ज 0। मतलब कि Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल। इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर है, दोनों चार्जेस इक्वल हैं।
इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चार्ज नेट सिस्टम में जीरो था, अभी भी सिस्टम में जीरो ही रहा, बस ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव करता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में। ये फर्स्ट पॉइंट में यही बात डिस्कस हुई है। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो दूसरा, ये कर्सर देखो, नोट्स में मेरा कर्सर कहाँ पर है वो देखो। सेकंड है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है, यूरेनियम 23892, ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, ये अपने आप ही डिके करता है, ये डिके करता है थोरियम में एंड हीलियम में, प्लस निकलती है एनर्जी 9234 ये है इसका मास नंबर, ये है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो अगर मैं इसमें पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पर 92 हैं, यहाँ पर कितने हैं प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन 90 और इसमें प्रोटॉन 2, तो ये कंबाइंड होकर कितना बन गया 92। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन 92। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इसमें भी कितने कितने, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें 92, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। सिमिलरली ये भी न्यूट्रल है, ये थोरियम भी न्यूट्रल, हीलियम भी न्यूट्रल। तो थोरियम में जितने प्रोटॉन थे 90 थे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 90 होंगे। हीलियम में 2 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो अगेन 92। तो पहले जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज बाद में भी है, पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना रिएक्शन के बाद भी है। तो चार्ज इनिशियल एंड फाइनल इक्वल है, इसका मतलब चार्ज कंजर्व्ड है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भी चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं। सिमिलरली जब आप केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कोई भी रिएक्शन है, ये है रिएक्टेंट्स, इधर आएगा प्रोडक्ट्स, यहां पर भी टोटल चार्ज will be equal to total charge on the right side। अगर नहीं होगा तो रिएक्शन गलत बनाया है आपने, क्योंकि चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड होते हैं। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, पेयर प्रोडक्शन। ये जो फिनोमेना है पेयर प्रोडक्शन का, आप समझो ये क्या है। आपने आइंस्टीन की ये इक्वेशन तो देखी होगी, E = mc²। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बट देन एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्या प्योर एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है? आंसर है यस। अगर एनर्जी को मास में कन्वर्ट होना है तो एनर्जी को सबसे छोटा मास का पार्टिकल के इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल ऑफ मैटर जो सबसे छोटा है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एनर्जी को कन्वर्ट होकर मास बनाना है तो वो सबसे छोटा क्या बना सकती है सबसे इजीली? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, me।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर मैं इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो ये कितनी एनर्जी होगी? ये होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। मतलब कि अगर ये इतनी एनर्जी अवेलेबल है तो ये एनर्जी इस मास में ट्रांसफ़र हो सकती है, इलेक्ट्रॉन बन सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को वैनिश होना है तो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा? इतनी एनर्जी लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ से आया? समझो, अगर हमारे पास कोई बहुत हाई एनर्जी का फोटोन है, गामा का फोटोन है, गामा रेडिएशन का, तो गामा रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी वाला फोटोन है। अगर इसको मैटर बनाना है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? गामा एक फोटोन है, इसका टोटल चार्ज 0 है और इधर चार्ज नेगेटिव आ गया, तो अकेला ये इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकता, ये रिएक्शन इनवैलिड होगा। तो क्या होगा? तो साथ में एक और चीज़ बनाएगा, ये बनाएगा पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक पॉजिट्रॉन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए उतनी ही एनर्जी पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए चाहिए। अब बात उठती है पॉजिट्रॉन क्या बला है? व्हाट इज दिस पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो हमने सुना है, पॉजिट्रॉन क्या है? तो सुन लो पॉजिट्रॉन है क्या। देखो, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसका चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना? वियर्ड बात। यस, मतलब अच्छा, ये नेचर में इतना मिलता नहीं है, ये एग्जिस्ट ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। ये एक एंटी मैटर है, एंटी मैटर। अब अगर एंटी मैटर को फर्दर समझना है तो इसमें थोड़ा सा मैं और अभी टाइम ले लेता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, एक होता है मैटर, मैटर में होते हैं एटम, एटम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, ये रिवॉल्व करता है बाहर, मतलब प्रोटॉन तो सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर एक एंटी मैटर होता है, एंटी मैटर में उल्टा काम होता है। एंटी मैटर के न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल भारी होते हैं, मतलब प्रोटॉन जैसा पार्टिकल होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन जो हल्का पार्टिकल है जो रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, उसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल ऑपोजिट हो गए ना ये। मैथमेटिकली ये एग्जिस्ट तो करना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीज़न ये नेचर में अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में ये सब ऑपोजिट पार्टिकल्स बनते हैं, ये बनते तो हैं। तो ये नेचर में अपीयर तो होते हैं, लेकिन फॉर सम व्हाट रीज़न ये स्टेबल नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर अल्फा पार्टिकल को ब्रेक करके, ब्रेक क्या है, इस अल्फा पार्टिकल को कन्वर्ट होना है, एनर्जी को कन्वर्ट होना है, ये एनर्जी है, मैं इसको लिखता हूँ इधर, एनर्जी को कन्वर्ट होना है मास में। तो ये पहले न्यूट्रल थी, देखो न्यूट्रल रहता है ना फोटोन, ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भी बनाना पड़ेगा जिससे कि टोटल चार्ज क्या बनेगा? टोटल न्यूट्रल। मतलब नेचर यहाँ पर भी इंश्योर कर रहा है
कि इसको पॉजिट्रॉन बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन गया तो उतना पॉजिटिव तो बनाना नहीं पड़ेगा। ये न्यूट्रल है तो इस साइड को न्यूट्रल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना नेगेटिव तो उतना पॉजिटिव। तो चार्ज न्यूट्रलिटी यहाँ पर भी मेंटेन्ड है। एक छोटी सी बात, इन दोनों का जब सम करा है, यहाँ पर देखो कर्सर नोट्स पे देखो, ये जो सम है ना ये गलत है, इसको आना चाहिए था जो एनर्जी आएगी, जो मैं इधर लिख देता हूँ, ये एनर्जी होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ये इसको सही कर लेना नोट्स में। नाउ हम बात करते हैं इसकी लास्ट कंजर्वेशन का केस देख लेते हैं, वो है एनाइलेशन। अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में, तो इसका ऑपोजिट भी तो ट्रू है, मास भी तो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो अभी हमने पढ़ा उसका जस्ट ऑपोजिट, अगर अभी पिछले केस में, जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा कि एक हाई एनर्जी गामा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में ब्रेक कर रहा है, तो उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अगर दोनों कंबाइन हो जाएं तो क्या ये प्योर एनर्जी बनाएंगे? तो हाँ, ये बनती है प्योर एनर्जी। और ये जो एनर्जी बनेगी तो इस एनर्जी की कितनी वैल्यू होगी, जितनी इस, अब ये मास है, ये मास वैनिश हो गया है ना, यहाँ पर कन्वर्जन क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जन किसका हो रहा है? देखो ये है मास, ये मैटर कन्वर्ट हो रहा है किस में? एनर्जी में। ये पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो प्लस, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो टोटल कितना बन गया? 0। तो फोटोन जो होता है उसका भी नेट चार्ज कितना होता है भाई? इस पे भी तो चार्ज कितना होगा? 0 ही होगा। तो इसकी एनर्जी अगर ये वैनिश होता है तो 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसकी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो ये जो दोनों कंबाइन करेंगे तो इन दोनों की एनर्जी जुड़ जाएगी, और इसकी एनर्जी कितनी होगी? 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज़ को बोलते हैं एनाइलेशन। एनाइलेशन आप डिक्शनरी में सर्च माना, एनाइलेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेशन, मतलब ख़त्म हो गई, मैटर ही वैनिश कर गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव करा है कि यस, सच काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन यहाँ पर भी नेचर इंश्योर कर रहा है कि चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर टोटल चार्ज 0 है तो राइट हैंड साइड में भी टोटल चार्ज 0 होगा। फोटोन बनाना है, फोटोन हमेशा न्यूट्रल होता है, तो फोटोन तभी बनेगा जब रिएक्टेंट्स न्यूट्रल होंगे, रिएक्टेंट का टोटल चार्ज 0 होगा, तभी फोटोन बन पाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। चार्ज इज इनवेरिएंट। वेरिएंट, पहले वेरिएंट समझ लो, फिर उसके बाद हम समझेंगे इनवेरिएंट। वेरिएंट मतलब क्वांटिटीज विच वेरी मतलब चेंज होती हैं विद चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनवेरिएंट जो चेंज नहीं होती, विच डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको समझ लो, देखो ये थोड़ा सा हमारे को रिलेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। बेटा किसी भी बॉडी का रेस्ट मास मतलब स्टेशनरी मास m0 होता है। अगर उस बॉडी को तुम हाई वेलोसिटी से मूव करो, कितनी हाई वेलोसिटी से, इतनी हाई वेलोसिटी की स्पीड ऑफ लाइट को टच करो, तो उसका मास बढ़ने लग जाता है। मास कभी भी फिक्स नहीं रहता। नेचर में कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स नहीं रहती, जैसे मास हो गया, मास, टाइम, लेंथ, ये चीज़ें फिक्स नहीं रहती। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगी तो उसका मास अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, टाइम स्लो होगा, टाइम घटेगा, लेंथ भी घटेगी। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो मास जो होता है वो चेंज होता है, मास की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लाइट की स्पीड को अप्रोच करेंगे मास बढ़ेगा। तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज स्टेशनरी है, चार्ज की वेलोसिटी 0 है तब भी क्यू है, चार्ज किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है तब भी चार्ज क्यू ही रहेगा। चार्ज वेलोसिटी चेंज होने से, एक्सेलरेशन से चेंज नहीं होता। चार्ज कभी चेंज नहीं होता। एक मूवी है इंटरस्टेलर, उस मूवी में आप देखेंगे जब कोई बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी से चलती है तो धीरे धीरे टाइम बदलने लग जाता है, टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है, स्पेस शिप की लेंथ छोटी हो जाती है, मास ऑफ स्पेसशिप बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें वेरिएंट हैं। मतलब जब भी बॉडी की स्पीड वेलोसिटी अप्रोच करेगी c को, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट को, लाइट की वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इफेक्ट तुम्हें तभी दिखेंगे जब हम लगभग इसके अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है प्लेन में उड़ रहे हो और आप बोलो मास बढ़ जाएगा या टाइम स्लो हो जाएगा, नहीं, वो नहीं। नॉर्मल स्पीड तो बहुत छोटी होती है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आता। चेंज ही आएगा तब जब लाइट की स्पीड बहुत 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 ज़्यादा होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होने लगेगी, या 99% वेलोसिटी ऑफ लाइट के पास पहुंचेंगे तो डोमिनेंट इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज एल्जेब्रिक सम की तरह ऐड कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज से ऐड होकर और बड़ा पॉजिटिव चार्ज बना देता है। नेगेटिव चार्ज से मिलकर और बड़ा नेगेटिव चार्ज बना देता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जैसे कि इंटीजर्स करते हैं। जैसे +2 कितना बना +4, -2 कितना बना -4, लेकिन +2 -2 कितना बना 0। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ऐड होते हैं, और हमने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी है और ये स्केलर सिस्टम की तरह ही ऐड होते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू लास्ट प्रॉपर्टी। चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है तो मूव के भी दो केस बनेंगे। एक कि इसकी वेलोसिटी
कांस्टेंट है, और दूसरा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, लेकिन कोई एनर्जी लिबरेट नहीं करेगा। नो एनर्जी इज रेडिएटेड। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा एंड एनर्जी भी रेडिएट करेगा। किसके अंदर? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो रेडिएशन होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये प्रोड्यूस तभी होती है जब चार्ज एक्सेलरेट करता है। ठीक है, ये थी इसकी 10 प्रॉपर्टीज। आई होप ये समझ में आई होगी आपको।